So, dear student, in the previous video we had discussed that the French Revolution was started in 1789 and Frederick Sorrow had seen the vision in 1848. चार सपने देखे थे, लगातार देखे थे, लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं, जो सारे सपने होते हैं वो सच नहीं होते, ये ज़रूरी नहीं। सो 1848 के 4 विजन कंटिन्यूस थे कि वो कंटिन्यूस ऑस्ट्रिया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए वो कंटिन्यूस ट्रेन पोर्शन में रेगुलर कंटिन्यूस मूव होते रहते हैं। इसी के साथ ही सबसे बड़ी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें सोचनी है कि यूटोपियन विज़न जो एक कॉमन आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन आइडेंटिटी यानी कि जिसके हाथ में कॉमनली कॉस्ट्यूम वियरिंग है, हाथों में फ्लैग्स है, ये रिप्रेजेंट यानी कि उसने एक आइडियल सोसाइटी के बारे में सोचा, लेकिन ये सिर्फ ड्रीम कर रहा। असलियत में ये उस समय भी नहीं थी और आज भी हम देख रहे हैं नहीं होती। ये एक सबसे बड़े विजन्स में शामिल था। ये हमारा फ्लैश रिवीजन हो जाता है कि 19th सेंचुरी में वो इस तरीके के विजन्स देखता है, सपने देखता है और उसको प्रिंट करता है। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन किस तरीके से यूरोपियन सोसाइटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी सबसे बड़ा बिगनिंग जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो हियर नेशन हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नेशन क्या है, नेशन स्टेट क्या है, मॉडर्न स्टेट क्या है। कई बार CBSE छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमें उसके बारे में अवेयर रहना होगा। सो लेट्स सी नेशन। नेशन इज मीन्स टू शेयर कॉमन आइडेंटिटी। कॉमन आइडेंटिटी मीन्स टू जहाँ पर हर चीज़ कॉमनली शेयर की जाए, कुछ भी चीज़ों में डिफरेंट नहीं देखने को मिले, चाहे वो सेंटिमेंट्स हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, जब वो सब यूनाइटेड हो जाए तब वो फीलिंग्स जो कहलाती है वो नेशन की फीलिंग्स कहलाती है। यानी कि जब हम एक चीज़ से जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, फिर उसी के साथ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जिसमें हम कोई पॉलिटिकल यूनिट हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो जो उसको मेंटेन करता हो, यानी कि हम जियोग्राफिकल बॉर्डर की भी बात कर सकते हैं। मॉडर्न स्टेट जो मोनार्कियल पावर, मॉडर्न स्टेट जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, जो सेंट्रलाइज्ड पावर को डिनोट करे वो मॉडर्न स्टेट की कैटेगरी में। हमें पता ही है उस समय फ्रांस जो था वो लुइस 16 के अंडर में था, लेकिन लोगों ने पीपल्स वहाँ से उस एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क से टायर्ड हो चुके थे, तो थक चुके थे। तो उन थकने के चक्कर में उन्होंने अगेंस्ट पे लुइस 16 को एग्जीक्यूटेड कर दिया। तो ये सेंट्रलाइज पावर है। अच्छा, एक हमारे आज प्रेजेंट की अगर हम देखें तो USA भी सेंट्रलाइज पावर है, जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट पूरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेंटेन करती है। हम फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 वहाँ पर जो सबसे बड़ा आइडिया दिया है, दो पार्ट, ले पैट्रे, पैट्रे मीन्स पापा, पापा यानी फादरलैंड कह सकते हैं, तो ले पैट्रे, ले सिटोयन, सिटोयन यानी सिटीजन, तो ले सिटोयन एंड ले पैट्रे। ये किससे रिलेटेड है, ये क्या आइडियल है, तो ये इक्वल राइट को डिमांड करते हैं। यानी कि पीपल ने इक्वल राइट्स की डिमांड की थी फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद। वो चाहते थे कि सोसाइटी जो मोनार्कियल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बने, प्रॉपर सिस्टम बने। अब बात करते हैं कि फ्रेंच वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में। अच्छा, पेरिस उनकी कैपिटल थी, तो फ्रांस में उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज यानी कि भाई नेशन वाली कॉमन आइडेंटिटी की बात करें, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एबोलिश कर दी गई, बंद कर दी गई, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। अच्छा, ये कब होता है, तो ये सारी चीज़ें जो रिफॉर्म होता है जब पीपल, और हमें एक चीज़ का और बड़ा नॉलेज होना चाहिए कि जब भी मिडिल क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास सोसाइटी ऐसे ही नहीं करती। एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो हमेशा मिडिल क्लास में, अंबानी जाकर लंदन में पढ़ाई करेगा, ना कि हमारे इधर स्टूडेंट की तरह स्टडी करने आएगा। तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए जो है वो मिडिल क्लास पीपल्स हमेशा रिवॉल्ट में शामिल होते हैं। एजुकेटेड लोग ही आगे आकर रिफॉर्म में बदलाव के लिए डिमांड्स करते हैं। बिजनेसमैन को कहाँ टकना है, तो जैकोबिन क्लब कौन होता है, जैकोबिन क्लब हमेशा एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी वो, तो मिडिल क्लास हमेशा एजुकेटेड के लिए आता है। फिर वहाँ पर जो आता है बोल्शेविकिया, इटली, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सारे अपने कंट्रोल में 1790 तक वहाँ पर सभी जगहों पर जैकोबिन क्लब की
सुविधाएं यानी कि नॉलेज, जो एजुकेशन, जो रिफॉर्मेशन जो है वो सभी यूरोप में फैलने लग गया, यानी कि वहाँ पर प्रॉपरली सिस्टम मेंटेन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, मोनार्कियल सिस्टम को अबोलिश किया जाए। एजुकेशन हमेशा इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो जैकोबिन क्लब का एक सबसे बड़ा एफर्ट था और सबसे बड़ा उसका रिजल्ट रहा। नेपोलियन, वी नो दैट नेपोलियन बोनापार्ट, लोग इसको डिक्टेटर भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसके बारे में देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, उसने बहुत बड़े सुधार भी किए। नेपोलियन, उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत बेटर किया, यानी फ्रांस की कंडीशन उसमें बहुत बुरी थी, तो फ्रांस को एक बेटर एक पॉलिटिकल लीडर की जरूरत थी, तो उस समय नेपोलियन उसको प्रूव कर दिया। नेपोलियन के रिकॉर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है, सिविल कोड 1804 कोड, 1804 कोड, नेपोलियनिक कोड 1804, तो नेपोलियनिक कोड हो, 1804 हो, सिविल कोड 1804 हो या 1804 हो, सब एक ही बात है। कई बार सिविल कोड ही बोल दिया जाता है, इसकी वजह से उसमें क्या किया, रिफॉर्म में नेपोलियन ने किया, पहला तो अबोलिश्ड प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, जो भी सारे बर्थ के बेसिस पर जो क्लर्की, नोबिलिटी, जो हायर क्लास, लोअर क्लास वाला कॉन्सेप्ट था, वो सब खत्म कर दिया। उसने कहा कि सब इक्वल रहे, कोई बर्थ के बेसिस पर स्पेशल राइट नहीं है, चलो यहाँ से निकलो। इस तरीके से सब समान करना, इक्वलिटी करना, उसका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट, जो बेचारे पीजेंट, जो गरीब थे, जिनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे, जिनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनको प्रॉपर्टी का राइट दिलवाया। इक्वलिटी सबके समान कर दिया। काफ़ी सारे फ्रेंच के कंट्रोल में उसने बहुत बड़ा, नेपोलियन एक बहुत पावरफुल रूलर था। उसने हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, ये मैंने शॉर्टली लिखे हैं, 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी। तो तुम्हें पता हो नेपोलियन जो हारा था वो 2 वॉर लड़ा था, बैटल ऑफ लिप्जिंग एंड बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ लिप्जिंग के हारने के बाद उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है, पीस ट्रीटी के नाम से जानते। ऑस्ट्रिया का ड्यूक मैटरनिक जो है वो उसके साथ सबके साथ ट्रीटी करते हैं, काफ़ी सारा फ्रांस का पार्ट छीन लिया जाता है। उस समय शायद 9 की आपको पिक्चर याद हो, 10 में भी आ गया कि नेपोलियन भागता है, उसके पीछे से लेटर निकलते हुए पड़ते हैं, वो उसकी टेरिटरी होती है, राइनलैंड जो सबसे बड़ी फर्टाइल लैंड होती है, वो सब उसकी छीन ली जाती है। तो फ्रांस उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन नेपोलियन ने बदलाव किए थे, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा किसी की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ में देखी जाए, एक चीज़ नहीं दी जाए। तो नेपोलियन ने इतने सारे सुधार किए, लेकिन देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चाहिए, ये तो नॉर्मल सोसाइटिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जो हायर क्लास वाला, कि मैं बड़ी क्लास से हूँ, मैं पासों वाला हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट उसने खत्म कर दिए। ये कोई पैसा वाला नहीं है, सब बराबर है, सोसाइटी में इक्वलिटी रखी जाएगी, तुम पैसा वाला तो घर पे रहो, तो वो वाला फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने वाला सिस्टम। हायर लोअर क्लास वाला जो गेप होता है उसको ख़त्म कर, पीजेंट्स को उसने फ्रीड कराया। सर्वेंट सिस्टम, जो स्लेवरी, गुलामी, सर्वेंट सिस्टम बेकार करवाई जाती थी, पॉकेट में काम करवाने का ये सब खत्म हो। उसने रिमूव्ड गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, बेचारे आर्टिशियन जो थे वो छोटा मोटा काम कर काम चलाते थे, वो सब उन पर रेस्ट्रिक्शन लगी थी, बैन लगे हुए थे कि तुम पैसे देकर काम करोगे, पॉकेट में कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारे को टैक्स देना पड़ेगा। बेचारे गरीब इंसान को टैक्स वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया। ये सब कमाओ, जीणो और जीना दो की भावना है उसने। इकोनॉमिकल चेंज, सोसाइटी में इकोनॉमी जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, उसमें स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। पूरी फ्रांस में स्टैंडर्ड वेट पहले था, लेकिन उसको जो प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन होता है उस वेटेज और मेजरमेंट सिस्टम को लेकर आने वाला नेपोलियन था। उसने नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस किया। पहले उस समय अगर तुम्हें पता चले तो नेशनल करेंसी अलग अलग फ्रांस में, अपने अगर आसपास की सराउंडिंग एरिया में हर जगह हम अलग अलग करेंसी चला तो हमें कितनी हैंडल करने, 30 प्रकार की करेंसी चलती थी, 30 टाइप्स ऑफ करेंसी, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करने वाला नेपोलियन था। ट्रेड, व्यापार, यानी कि भाई व्यापार के बिना, बिजनेस के बिना लाइफ नहीं चलती, तो बिजनेस को भी बढ़ाने वाला, ट्रेड को बढ़ाने वाला कि बिजनेस करो, आराम से करो, आपके पास पूरी फ्रीडम, उसको भी लाने वाला नेपोलियन। तो ये बातें कि 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, तो तभी तो तुम्हें याद आता होगा कि ड्यूक मैटरनिक जो था, प्रेप्स, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जिन नेशन के साथ नेपोलियन हारता है वो
उसकी वजह से 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी उस समय भी फ्री नहीं होते हैं, ड्यूक मैटरनिक जो होता है वो इसको फ्री नहीं करवाता है, तभी तुम देखोगे कि ये इनके कॉमन एनिमी है। थैंक यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।